प्रकाश के पुनः पहले माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते, परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर पड़ती है और दूसरे माध्यम में जाती तो है, लेकिन अचानक दोनों माध्यमों को मिलाने वाले स्पर्श के सतह से उसके वेग में परिवर्तन होता है। उस वेग परिवर्तन के कारण अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। अचानक वेग परिवर्तन के कारण प्रकाशीय किरणों के अपनी दिशा से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है। When light rays are moving from any one medium to another, then at the contact surface of two media, due to suddenly change in velocity, the light rays are deviates from its original path. The process of deviation of light, जैसे मान लीजिए ये कोई एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके ऊपर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। रेरर मीडियम माने विरल माध्यम, डेंसर मीडियम सघन माध्यम। कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम की सतह पर पड़ती है, और वैसे अगर सीधी जाती तब तो इस दिशा में जाती, लेकिन सीधी तो जाएगी नहीं, क्योंकि विरल माध्यम मान लीजिए आपकी हवा है, एयर है, और सघन माध्यम मान लीजिए जल है। तो जब तक ये हवा में रहेगी एकदम धड़ 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 चलती जाएगी ना, 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। लेकिन जैसे ही इस हवा और पानी को मिलाने वाले सतह पर आपतित होगी, अचानक इसके वेग में परिवर्तन होगा, और जैसे हम लोग साइकिल या बाइक अचानक रोकते हैं तो स्टीयरिंग घूम जाती है, वैसे इसकी भी स्टीयरिंग घूम जाती है और सीधी ना जाकर के ये अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाशीय किरण के वेग परिवर्तन के कारण विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसे अपनी दिशा से मुड़ना है, डिविएट होना है, तो किस डायरेक्शन में डिविएट होगी? इस डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में आएगी? तो इसके लिए हम लोगों को याद रखना है कि जब कोई लाइट रे रेरर टू डेंसर मीडियम मूव करती है, तो आफ्टर डिविएशन, आफ्टर रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल डिविएशन होता है, और जब डेंसर टू रेरर मीडियम मूव करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका डिविएशन अपोजिट टू नॉर्मल होता है। मींस जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में मुड़ती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अगर थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दें और इस आपतन बिंदु पर इस कॉन्टैक्ट सरफेस के लंबवत एक अभिलंब डाल दें, ये हमने डाल दिया एक अभिलंब नॉर्मल एन, तो ये तो हो गया आपतन कोण आई। सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये आप रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम मूव कर रही है, विरल से सघन माध्यम में आ रही है, इसलिए अभिलंब जिस दिशा में है उस दिशा में मुड़ेगी और ये ऐसे आए। बात आ रही है समझ में? जिनको समझने में दिक्कत होगी बताते रहिएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने के कारण ये प्रकाशीय किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में मुड़ती है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को स्मॉल आई और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। कोई प्रकाशीय किरण जब किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से अपवर्तित होती है, विचलित होती है, तो अपने दिशा से जितने कोण से मुड़ती है, इस कोण को कहते हैं विचलन कोण। इस विचलन कोण को स्मॉल डेल्टा से डिनोट किया जाता है। स्मॉल डेल्टा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सबको पता है, मैथ के आप लोग विद्यार्थी हैं, पता होगा। आकांक्षा ने पता नहीं देखा है कि नहीं स्मॉल डेल्टा देखा है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब जैसे प्रकाश का परावर्तन दो नियमों पर आधारित था, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हुआ करते थे, उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन भी दो नियमों पर आधारित होता है। हम चाहते हैं कि आप लोग ये हाई स्कूल में भी पढ़ा था, जिनको याद है वो बताएं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहले हाथ उठाए किनको किनको याद है। आकांक्षा कैमरा ऑन कर लीजिए।
जी, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं? निदा, आकांक्षा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभिषेक, किसी स्रोत से जी आने वाली बताएं। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर टकराती है तो वह सतह से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बता रहे हैं? अपवर्तन का नियम पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताएं। किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर, सर जी अभी इसको भूल रहे हैं। प्रशांत बताएंगे। क्या सर नियम? जब प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, पहला नियम कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंस रे, refracted ray and the normal at incident point, all three are lie in same plane. एंड सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है क्योंकि स्नेल नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, उसने सेकेंड लॉ बताया। और क्या बताया कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या हमेशा अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। मीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैथमेटिकली इसको हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन आई बराबर, जब प्रोपोर्शन साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस किया जाता है तो हमें पता है क्या, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है म्यू। कहीं कहीं किसी किसी बुक में स्मॉल एल भी देखिएगा तो म्यू इनटू क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बनता है। Where mu is the constant of proportionality, it is also known as the refractive index of medium. mu क्या है? mu एक समानुपातीय नियतांक है जिसे हम प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस अपवर्तनांक का मान अगर निकालना हो तो mu बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। अब कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये अपवर्तनांक भी दो तरह के होते हैं जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले नोट कर लीजिए प्रकाश का अपवर्तन, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन, नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जो पीछे हो जाएंगे अपना माइक ऑन करके बोलेंगे। जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को मिलाने वाले स्पर्श के सतह से दोनों माध्यमों
मिलाने वाले स्पर्श के सतह से एकाएक वेग परिवर्तन के कारण दोनों माध्यमों को मिलाने वाले स्पर्श के सतह से एकाएक वेग परिवर्तन के कारण, एकाएक माने अचानक, एकाएक वेग परिवर्तन के कारण अपनी दिशा से विचलित हो जाती हैं, अपनी दिशा से विचलित हो जाती हैं। पैराग्राफ से प्रकाशीय किरणों के विचलन की इस घटना को, प्रकाशीय किरणों के विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाशीय किरणों के विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When the light rays are moving, when the light rays are moving from any rarer to denser, from any rarer to denser or denser to rarer medium, or denser to rarer medium, then at the contact surface of two media, at the contact surface of two media, it deviates, सामने आ जाइए, सामने कैमरा के, it deviates from its original path, it deviates from its original path. Deviation of light rays, the process of सही सर, it deviates from its original path के आगे, original path due to suddenly change in velocity, due to suddenly change in velocity. Paragraph change. The process of deviation of light rays, the process of deviation of light rays is known as the refraction of light, is known as the refraction of light. प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित दो नियमों पर आधारित है। प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित दो नियमों पर आधारित है। समझने में दिक्कत होगी पूछिएगा। नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण, कॉमा दे दीजिएगा। आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। There are two laws related to the refraction of light.
there are two laws related to the refraction of light. Number one, incidence ray, refracted गया। ray। हो गया, चलिए वेरी गुड। दूसरा, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पैराग्राफ चेंज। यदि आपतन एवं अपवर्तन कोणों के मान, यदि आपतन एवं अपवर्तन कोणों के मान क्रमशः I एवं R हो, क्रमशः सर जी, यदि आपतन एवं अपवर्तन कोणों के मान, आपतन एवं अपवर्तन कोणों के मान क्रमशः I एवं R हो, तो अपवर्तन के नियम से sin I is directly proportional to sin R, और sin I is equal to mu into sin R। म्यू कहां से आया? तो प्रपोर्शन साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस किया तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ म्यू है, और इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है ना? नीचे लिख दीजिए, जहां म्यू एक समानुपातीय नियतांक है, जहां म्यू एक समानुपातीय नियतांक है, जिसे प्रकाशीय माध्यम का, जिसे प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। If the angle of incidence and the angle of reflection are a small I and a small r respectively, then from the law of refraction we have sin I is proportional to sin R, और sin I is equal to sin R, mu sin R, और mu is equal to sin I upon sin R। हो गया? नीचे लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम लिखने के लिए आएगा तो सेकंड लॉ लिखना है, दूसरा नियम। ठीक है ना? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। Second law of refraction is also known as Snell's law। अगला टॉपिक डाल दीजिए, अपवर्तनांक, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक, यही म्यू अपवर्तनांक है। इसी को, इस इक्वेशन के आधार पर ही हम लोगों को क्या करना है, डिफाइन कर देना है। तो लिख देंगे क्या कि जब कोई प्रकाशीय किरण, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर
दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या स्मॉल एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसे म्यू या स्मॉल एन द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे लिख दीजिए म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। refractive index when the light rays are, when a light ray, ये लिख दीजिए दा नहीं, when a light ray is moving, when a light ray is moving from any one medium to another, from any one medium to another, then the ratio of sine of angle of incidence, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is called the refractive index of medium, is called the refractive index of medium। ठीक है ना? It is denoted by mu or small n, it is denoted by mu और स्मॉल एन। नीचे लिख दीजिए म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है। अपवर्तनांक दो तरह के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष या आपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे परावैद्युतांक होता था, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, निरपेक्ष और सापेक्ष। उसी तरह से अपवर्तनांक भी निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक करता क्या है भाई? तो अपवर्तनांक एक ऐसा कारक है जो माध्यम में प्रकाश की गति में बाधा उत्पन्न करता है ना। जो माध्यम जितना सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा होगा, जो माध्यम जितना विरल होगा उसका अपवर्तनांक उतना कम होगा। मतलब अपवर्तनांक से हम लोग जान सकते हैं कि दो माध्यम अगर दिए हुए हैं तो दोनों में कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन माध्यम है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो माध्यम विरल माध्यम होगा और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो माध्यम सघन माध्यम होगा। और सबसे कम अपवर्तनांक जिस माध्यम का होता है उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या ये कहें कि हवा या निर्वात की अपेक्षा जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है तो उसके अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और जब हवा या निर्वात की अपेक्षा किसी अदर मीडियम के अपेक्षा, किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको सापेक्ष या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि पानी का, जल का, वाटर का सापेक्ष अपवर्तन निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक माने हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक माने हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक। लेकिन अगर कोई कहेगा कि हवा की अपेक्षा कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो वो उसमें हवा नहीं रहेगी। पानी की अपेक्षा आप सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, कांच की अपेक्षा निकालेंगे, आयन की अपेक्षा निकालेंगे। किसी भी एक माध्यम की अपेक्षा जब
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं तो उस अपवर्तनांक को पहले माध्यम की अपेक्षा उस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक जब निकालते हैं तो दोनों माध्यमों में से कोई भी माध्यम हवा नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? नीचे लिख दीजिए, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कम शब्दों में समझें क्योंकि पेपर में समय कम है ना? फिर भी कहीं दिक्कत आएगी तो बताइएगा। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन आपके बुक में जैसे किया गया है छोटे से में एक लाइन में, वैसे बता दे रहे हैं हम। लिख लीजिए, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में, तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, हवा में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। Absolute refractive index, the ratio of speed of light in air, the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium, to the speed of light in स्टार्टिंग से बोल दीजिए। the ratio of speed of light in air, the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium, to the speed of light in medium is called the absolute refractive index of medium। ठीक है, जैसे थोड़ा समझते चले। ये मान लीजिए एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, स्पर्श का सतह है, इसके ऊपर कोई पहला मीडियम है, वो पहला मीडियम मान लीजिए एयर है, हवा है, और नीचे दूसरा मीडियम आपका जो है वो वाटर है, पानी है। कोई प्रकाशीय किरण हवा से चल करके पानी में जा रही है ना? तो जब हवा से चल करके प्रकाश पानी में जाएगा तो हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हवा के अपेक्षा जब पानी का अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो जो अपवर्तनांक आएगा वो पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। उसी तरह से मान लीजिए हवा से प्रकाश कांच में जा रहा है, ग्लास में मूव कर रहा है, तो हवा की अपेक्षा जब कांच का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, अपवर्तनांक निकालेंगे, तो वो अपवर्तनांक कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। जब हवा से हीरे में प्रकाश जाएगा तो हवा के अपेक्षा हीरे का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हवा की अपेक्षा जब भी किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाएगा तो वो अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। नीचे लिख दीजिए, यदि हवा एवं माध्यम में, यदि हवा एवं माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः, हवा एवं माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः C एवं Vm हो, हवा में C और माध्यम में Vm, C एवं Vm हो, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम का
निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम। म्यू एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट in air and medium will be C and Vm respectively, C and Vm respectively, then the absolute refractive index of medium mu m is equal to C upon Vm। अब हमसे कोई कहेगा कि अच्छा ये बताइए कि वाटर का, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र कैसे लिखें। तो m फॉर मीडियम लिखा है, तो m लिखा है वहां क्या लिख देंगे, W, है ना। तो क्या लिख देंगे वाटर के लिए, म्यू W इज इक्वल टू C अपॉन VW। मतलब हवा में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल बराबर पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो म्यू जी लिख देंगे, जी से पता चल जाएगा कांच का निकाल रहे हैं। म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी जी। माने हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल बराबर कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसी तरह से अगर आप हवा पानी कांच नहीं लिखना चाहते हैं, कोई एक माध्यम है, पहला माध्यम, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो म्यू वन बराबर सी अपॉन वी वन। दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो म्यू टू बराबर सी अपॉन वी। बात आ रही है समझ में। आज लगता है प्रशांत लाइट है ना, प्रशांत के यहाँ लाइट है आज, आवाज नहीं जा रही है, अनम्यूट कर लो। बहुत देर से पढ़ रहे हो, थोड़ी बात भी बीच में होनी चाहिए, तो थोड़ा माइंड जो है वो सही रहता है। लाइट आ रही है आपके यहाँ प्रशांत सिंह, सर आ रही है? आ रही है ना, लग रहा है। हाँ अपने भाई को भी बैठा उसका हाँ, सिलेबस बैठे भी हैं। है, हाँ उसको भी बैठा लिया करो। अभिषेक समझ में आ रहा है, अभिषेक सिंह? यस सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, कैमरा कहाँ चला गया, खाना खाने गए हो? नहीं सर जी, वो गिर गया। क्लास के बीच में खाना खाना मना है ना, खाना खाना हाँ हो जी, तो खाना नहीं खा रहे। खा लेंगे। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए सापेक्ष या आपेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्ष या आपेक्षिक अपवर्तनांक, relative refractive index, number 2 is relative refractive index, सापेक्ष या आपेक्षिक अपवर्तनांक। जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक एवं पहले माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक एवं
पहले माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। When a light ray is moving from any one medium to another, when a light ray is moving from any one medium to another, then the ratio of refractive indexes of second medium with respect to first ratio of refractive index of second medium with respect to first is called the relative refractive index of second medium. Is called the relative refractive index of second medium. समझ में बात आ रही है? नहीं आ रही? पता है हमें? अभी लिखेंगे तो आ जाएगी। मान लीजिए दो मीडियम है, कोई प्रकाश की किरण है, कोई लाइट रे है जो पानी से कांच में जा रही है। तो पानी से कांच में जा रही है तो पानी माने वाटर हो गया फर्स्ट मीडियम और कांच माने ग्लास हो गया सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो जब पानी से कांच में प्रकाश जाएगा तो पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो पानी की अपेक्षा जब कांच का निकालेंगे तो वो कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब मान लीजिए पानी का अपवर्तनांक, पानी पहला माध्यम है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक है μ1 और दूसरा माध्यम कांच है, इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है μ2। अब हमें क्या करना है, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, μ2 हो गया अपवर्तनांक और पहले की अपेक्षा दूसरे का निकालना है तो पहला लिख लेंगे 1 लिख देंगे फर्स्ट लेफ्ट साइड और 2 लिख देंगे राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले की अपेक्षा राइट साइड वाले का हमको निकालना है। बात समझ में आ रही है? निदा, आकांक्षा, समझ में बात आ रही है? क्या बता रहे हैं? फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे लेफ्ट, सेकंड लिखेंगे राइट। सेकंड के रेस्पेक्ट अगर फर्स्ट का निकालना होगा तो 2 लिखेंगे लेफ्ट, 1 लिखेंगे राइट। मतलब राइट वाले का निकालेंगे लेफ्ट के रेस्पेक्ट। इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो जिसका निकालना होगा या जो राइट साइड होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ऊपर हो जाएगा और जिसके रेस्पेक्ट निकालना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो जाएगा नीचे। मींस फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। समीकरण 1 समझ में बात आ रही है? लिख लीजिए, यदि किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः μ1 एवं μ2 हो, यदि किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः μ1 एवं μ2 हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। If the refractive indexes of two media, if the refractive indexes of two media will be μ1 and μ2 respectively, will be μ1 and μ2 respectively, then the relative refractive index, then the relative refractive index of second medium with respect to first, with respect to first, क्या हो जाएगा? μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। समझ में बात आ रही है? इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब पहले से भी तो कुछ हम लोग जानते हैं ना, पढ़े लिखे हैं हम लोग, कोई ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ गंवार हैं। पहले से क्या जानते हैं कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 बराबर होता है C अपॉन V1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 होता है C अपॉन V2, है ना। तो यहाँ से μ1 और μ2 की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। हम जानते हैं कि we know that μ1 is equal to C upon V1, equation second, and μ2 is equal to C upon V2, equation third। समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से μ1 तथा μ2 का मान, μ1 तथा μ2 का मान 1 में रखने पर, after putting the value of μ1 and μ2 from equation second and third in equation first we get, क्या हो जाएगा? तो μ12 इज इक्वल टू μ2 क्या होगा? C अपॉन V2, μ2 इज C अपॉन V2 अपॉन μ1 की वैल्यू है C अपॉन V1। ये C और C कैंसिल हो जाएगा, V चला जाएगा ऊपर और μ12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2, एक इक्वेशन और भी। ठीक है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक दिया गया हो और सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो इससे निकाल लेंगे। अगर अपवर्तनांक दोनों का नहीं दिया गया है, दोनों में प्रकाश की चाल दी गई है और सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो इससे निकाल लेंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अब देखिए हम लोगों के पास क्या क्या हो गया, बहुत सारे हथियार हो गए लड़ाई लड़ने के लिए। एक क्या हो गया? तो स्नेल के नियम से μ12 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, हो गया ना। दूसरा μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, तो यही पर कर दे इक्वल्स μ2 अपॉन μ1। एक हो गया μ12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, तो यही पर लिख दे V1 अपॉन V2। और आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा क्या कि μ12 बराबर होता है λ1 अपॉन λ2, यही बराबर होता है H1 अपॉन H2। यहाँ λ1 और λ2 क्या है भाई? तो λ1 फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेवलेंथ है और λ2 सेकेंड मीडियम में लाइट का वेवलेंथ है। पहले माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य λ1, दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य λ2। H1 H2 क्या है भाई? तो H1 वास्तविक गहराई को कहते हैं और H2 कहते हैं आभासी गहराई को। कैमरा अपना चालू रखें आप लोग। आप लोगों को नींद आने लगेगी तो हम तो अपने आप चले जाएंगे, है ना। कैमरा सबका ऑन है,
यस, तो ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसको एक साथ लिख लीजिए तो याद रहेगा। अब इमेजिनरी डेप्थ क्या होता है और रियल डेप्थ क्या होता है, ये तो आकांक्षा बताएंगी। What do you understand by imaginary depth and original depth? H1 को ओरिजिनल डेप्थ कहा जाता है, H2 को इमेजिनरी डेप्थ कहा जाता है। H1 को वास्तविक गहराई कहा जाता है और H2 को आभासी गहराई कहते हैं। अभिषेक बताइए, वास्तविक गहराई माने क्या समझते हैं आप और आभासी गहराई माने क्या समझते हैं? कुछ तो बोल दो। यस, पता नहीं सर जी। ये समझते हैं। प्रशांत, यस सर। वास्तविक गहराई माने क्या होता है और आभासी गहराई माने क्या होता है? बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखिए, जिनको बोलना होगा वही पता नहीं है। म्यूट रखिए, नहीं तो आवाज ज्यादा जा रही है इधर उधर। जब बोलना होगा तब माइक ऑन कीजिए। निदा बताइए, वास्तविक गहराई क्या होती है, आभासी गहराई क्या होती है? नहीं पता सर। ये नहीं पता है, कोई बात नहीं, किसी ने बताया नहीं होगा तो पता कैसे होगा? आपका दोस्त भी क्या है। माइक ऑफ कर लीजिए, फिर बोलना होगा तो ऑन कीजिए। बाल्टी में पानी भर के हम लोग रख देते हैं ना, बाल्टी पहले खाली रखिए और ऊपर से देखिए कितना गहरा दिख रहा है, ठीक है? फिर उसमें एक 5 रुपए का सिक्का डाल दीजिए उस बाल्टी की पेंदी में और उसके बाद उसको पानी से भर दीजिए। अब फिर देखिए वो कितना गहरा दिख रहा है। तो आपको लगेगा कि पहले गहराई ज्यादा दिख रही थी और पानी भर दिया तो सिक्का जो है अब थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है। तो पहले जो गहराई थी बिना पानी के, उसको वास्तविक गहराई कहते हैं, H1 से सूचित करते हैं। और पानी भरने के बाद जो हमें महसूस हो रहा है वो गहराई आभासी गहराई कहलाती है। जितना गहराई कम हो गया उतना ऊपर आपका सिक्के का क्या दिख रहा है? सिक्का नहीं दिख रहा है हम लोगों को, सिक्के का प्रतिबिंब दिख रहा है, इमेज दिख रहा है। वो इमेज उतना नजदीक बनने लगा, इसलिए हम लोगों को उठा हुआ पेंदी दिखाई पड़ता है। तो ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, पूरा याद रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थक जाइएगा तो बताइएगा। कितना टाइम हो रहा है प्रशांत? सर 8:04। बस, अभी तो 1 घंटा है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो तो। हवा की अपेक्षा पानी एवं कांच के अपवर्तनांक, हवा की अपेक्षा पानी एवं कांच के अपवर्तनांक, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पानी एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। 4/3 एवं 3/2 है। अपने भाई से पूछना प्रशांत, तब बताना, सॉल्व करे वो भी। पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? माने पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। आपको पानी के सापेक्ष कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक बताना है। कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला हमारे पास क्या है? μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। पहला माध्यम कौन सा है? पानी, तो μ1 बराबर क्या है? 4/3। दूसरा माध्यम कौन सा है? कांच। ये पानी है तो μw लिख दें, और दूसरा कांच है तो इसको क्या लिख दें? μg बराबर 3/2। अब μ1 के जगह पर क्या लिख देंगे? पानी, तो इसको लिख सकते हैं μwg।
मतलब पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक निकालना है, बराबर। जो दाहिने रहता है वो उसका अपवर्तनांक ऊपर रहता है, तो कांच का अपवर्तनांक म्यू जी ऊपर हो जाएगा क्योंकि ग्लास का ही निकालना है, और अपॉन हो जाएगा म्यू डब्ल्यू। वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू डब्ल्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू जी इज इक्वल टू 3/2, ऊपर हो जाएगा 3/2, अपॉन ये क्या हो जाएगा 4/3। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, मीन्स म्यू डब्ल्यू जी बराबर क्या हो जाएगा 9/8। दिस इज योर आंसर। आसान था ना। जिसका निकालना होगा उसको ऊपर कर देंगे, जिसकी अपेक्षा निकालना होगा उसको नीचे कर देंगे, एक दूसरे से भाग दे देंगे। अगर वही कांच की अपेक्षा पानी का निकालना होता तो क्या करते, तो ये लिखो म्यू कांच की अपेक्षा पानी का मीन्स म्यू जी डब्ल्यू बराबर, पानी का निकालना है तो म्यू डब्ल्यू ऊपर हो जाता और म्यू जी नीचे हो जाता। म्यू डब्ल्यू कितना है भाई, तो म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 ऊपर हो जाएगा और म्यू जी 3/2 नीचे हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना, तो म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 तो अपने जगह पर रहेगा और 2 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे, 2/3 इज इक्वल टू 8/9। तो याद करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि जिसका निकालना होगा उसका अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे और जिसके अपेक्षा निकालना होगा, जिसके रेस्पेक्ट निकालना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखेंगे, फिर एक दूसरे से भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इतना गंदा मास्टर पढ़ाता है, बात समझ में कैसे आएगी, है ना। आ रही है तो हाथ उठा दीजिए, नहीं आ रही है तो बोलिए नहीं आ रही। किनको किनको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए, किसी को नहीं आया, नहीं आया ना प्रशांत, नहीं आया, आ गया सर। आ गए, अच्छा। यस सर। ये आ गया वाला हाथ है कि नहीं आया वाला हाथ है, ये आया वाला। अच्छा आया वाला, थैंक यू। हाँ अब की बार अभिषेक बताएंगे, एक सवाल और लिखिए। कोई प्रकाशीय किरण, कोई प्रकाशीय किरण 4/3 अपवर्तनांक वाले जल से, कोई प्रकाशीय किरण 4/3 अपवर्तनांक वाले जल से 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करती है। कोई प्रकाशीय किरण 4/3 अपवर्तनांक वाले जल से 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करती है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। A light ray is moving from, a light ray is moving from water, ब्रैकेट में लिख दीजिए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 वाटर का, टू ग्लास। A light ray is moving from water to glass, ग्लास के बाद म्यू जी इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिख दीजिए 3/2, 3/2। If the speed of light in glass, if the speed of light in glass will be
2 into 10 to the power 8 meter per second, 2 into 10 to the power 8 meter per second, then find the speed of light in water. The speed of light in glass will be 2 into 10 to the power 8 meter per second. Then find the speed of light in water. निकालिए, जिनका हो गया बताइएगा, सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से निकलेगा। यस सर 1.7 into 1.7 into 10 to the power 8 meter per second. 1.7 हो गया। Yes. इस पे चेक कीजिए। अब इसे कर रहे हैं सर जी। जी निदा लगा रहे। जल्दी कीजिए। आकांक्षा हो जाएगा तो बताइएगा। यस सर। अगला क्या लगेगा? बताइए। आकांक्षा कुछ बताइए, आप बता रही हैं, नहीं तो माइक म्यूट कर लीजिए। सब कीजिए कि किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, क्या है ना, फार्मूला क्या लगेगा। पानी का अपवर्तनांक दिया गया है म्यू डब्ल्यू, यहां लिख देंगे गिवन प्रश्नानुसार। म्यू डब्ल्यू बराबर कितना है? 4/3 है ना। कांच का अपवर्तनांक दिया गया है म्यू जी बराबर कितना? 3/2 और कांच में प्रकाश की चाल दी गई है वी जी बराबर 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। पानी में प्रकाश का चाल निकालना है, मीन्स वी डब्ल्यू निकालना है, वी डब्ल्यू ये निकालना है। प्रशांत आया? नहीं आया? चलो देखो। Sir 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. ये सही है, 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। गलत कर दिया था आपने, गलत ना किया कीजिए। देखिए इस इक्वेशन को जो ऊपर हमने लिखा है इसमें से इतना काट लेंगे, है ना। μ2 अपॉन μ1 बराबर v1 अपॉन v2 दिख रहा है, लिख दीजिए। हम जानते हैं कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। जब सब μ1 2 के बराबर है तो किसी को भी एक दूसरे के बराबर दिखाया जा सकता है। और फर्स्ट मीडियम कौन सा है? पहला माध्यम कहा क्या है? पानी। पानी से कांच में जा रहा है, तो जहां जहां 1 लिखा हुआ है वहां वहां डब्ल्यू लिख सकते हैं, जहां जहां 2 लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सुधार दे तो और अच्छा हो जाएगा। μ2 है तो μg अपॉन μ1 है तो μw इज इक्वल टू v1 है तो क्या हो जाएगा? vw अपॉन v2 है तो क्या हो जाएगा? vg। अब जिसका जिसका मान दिया हुआ है रख देंगे। μg पता है 3/2 बटा μw पता है 4/3 बराबर vw मालूम नहीं है तो इसको vw लिख देंगे। vg पता है 2 into 10 to the power 8। अब यहाँ से vw की वैल्यू निकाल देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा? ये 3 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। हाँ कि ना? बोलते रहिए तब तो लगेगा कि जगह है। यस सर। क्या करना?
ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 इंटू 3 इज 9 और 2 4 आ जाएगा यहाँ, तो 2 इंटू 4 इज 10। तो ये हो जाएगा 9/8 इक्वल्स VW/2 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब VW निकालना है तो इस पोर्शन को लेके आएंगे ऊपर, 9 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, VW बराबर 9 तो पहले से है तो 9 को 9 लिख देंगे, इंटू ये चला गया ऊपर तो गुणा 2 गुणा 10 के पावर 8 और अपॉन क्या हो जाएगा 8। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 9 को 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.25 आ जाएगा ना। तो VW बराबर क्या हो जाएगा 9/4 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2.25। तो ये हो जाएगा VW इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें किसी को अगर समझ में कुछ ना आ रहा हो तो कृपया पूछिए, जहां ना समझना हो, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है 100%, 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। सबको आ रहा है समझ में? अच्छा जी, इन्हें किन किन लोगों को नींद आ रही है? अभी ठीक है ना सब लोग? चलेगा ना आधा घंटा? नहीं चलेगा? जोर से बोलिए माइक ऑन करके। चलेगा सर जी। अच्छा, थैंक यू। वैसे भी जब पेपर सिर पर हो तो सोना कम चाहिए, जागना ज्यादा चाहिए, है ना। पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, क्योंकि अब एक डेरिवेशन पे चल रहे हैं हम लोग, तो डेरिवेशन पर चलेंगे तो 15 से 20 मिनट, ठीक है। ये नोट कर लिया, हटा दें इसको, नहीं 1 मिनट। हटा देना, रुक जाए 1 मिनट रुक। आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये हो गया 9/8 इज इक्वल टू VW/2 इंटू 10 टू दी पावर 8। उसके बाद ये यहां से आ गया, हो गया। हो गया। चलिए लिखिए, यस सर। टॉपिक डालिए। तो पानी पीना है, ब्रेक तो नहीं चाहिए किसी को, ब्रेक का काम नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई के आगे भूख प्यास लगती नहीं है किसी को, हमें पता है ना। और आजकल लड़के तेज लोग प्यास लगती है तो कैमरा ऑफ करके चले जाते हैं पानी पीने। और गुरु जी कहाँ गए? गुरु जी तो सामने ही रहेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए तो जल्दी से। किसी गोलीय अवतल अपवर्तक सतह के लिए, किसी गोलीय अवतल अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन के समीकरण, सर गोलीय अवतल अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन के समीकरण μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r की स्थापना। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r की स्थापना। सर बस पढ़ाइए, डाटा खत्म हो गया। हो गया? कौन बोल रहा है? नीता बोल रही है।
चलिए, हमने कहा बैटरी चार्ज करके थोड़ा चाहिए, वजह है चार्जर लगा करके कर दे पढ़ो, क्यों? चार्जर लगा करके पढ़ाई कीजिए। सर डाटा खत्म हो गया। डाटा खत्म हो गया, यस सर। बाकी लोगों का है, बंद कर दें। सब दिख तो रहे हैं, डाटा खत्म कहाँ हुआ है? खत्म हो गया। अच्छा, क्लोज कर दे क्लास। यस सर, हम लोग को नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, दोनों का डाटा एक साथ खत्म हो गया। चलिए, अभिषेक और प्रशांत, क्या किया जाए? इसके 3 डेरिवेशन है, तीनों डेरिवेशन और क्या लेंस मेकर फार्मूला थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। कल से परसों देखते हैं, ठीक है। आज की कथा बस यही, प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाए, फिर अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू। सर जी पढ़ छुए। बहुत खुश रहिए।